Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की पूरी टीम की तरफ से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। जी हाँ, आपका साथ हमें हिम्मत देता है कि हम आप सबके लिए ऐसा ज़रूरी कंटेंट लाते रहें। खैर, आज हम इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी खोजने निकले हैं जो हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई ग्लोबल दुनिया, ये आखिर बनी कैसे? सही बात है। हमारे हाथ में है एनसीईआरटी क्लास 10 की इतिहास की किताब का चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसके रेशे रेशे खोलकर देखेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद इस लंबी और कह सकते हैं उलझी हुई कहानी को सुलझाना है। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले से आज तक दुनिया के अलग अलग कोने एक दूसरे के करीब आते गए। और ये डिस्कशन खास तौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम की है ना? हाँ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की जड़ें समझे बिना मेंस में अच्छा आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है। हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पुराना जमाना यानी प्री मॉडल दुनिया, ठीक है। फिर 19वीं सदी का बड़ा बदलाव, और आखिर में 2 विश्व युद्धों के बाद की आज की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस जमाने से जब दुनिया बहुत बड़ी और अनजान हुआ करती थी। जिक्र आता है सिल्क रूट का। सिल्क रूट। जब हम सिल्क रूट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस रेशम और मसालों का व्यापार आता है। लेकिन क्या ये तस्वीर अधूरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में सिल्क रूट शब्द तो बहुत बाद में आया। अच्छा। हाँ, 19वीं सदी में गढ़ा गया। उस जमाने के लोगों के लिए ये बस रास्ते थे, रास्ते जिन पर माल के साथ साथ आइडियाज, धर्म और शायद बीमारियां भी। और दुर्भाग्य से बीमारियां भी सफर करती थीं। व्यापार तो बस एक बहाना था, असली चीज तो कल्चर का लेन देन था। जैसे इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चीन और बाकी एशिया में फैला। ईसाई और मुस्लिम धर्म प्रचारक भी इन्हीं रास्तों पर चले। तो ये सिर्फ सामान के नहीं, सोच के भी हाईवे थे। और खाने पीने की चीजों का भी सफर हुआ। ये बात तो हैरान कर देती है कि जिन चीजों के बिना आज हम अपना खाना सोच भी नहीं सकते, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च। हाँ, ये सब 500 साल पहले तक हमारे पुरखों ने देखी भी नहीं थी। ये सब अमेरिका से दुनिया भर में पहुंची। बिल्कुल। 1 मिनट, मतलब मुगलई खाने में टमाटर नहीं था और हमारे गांव में मिर्च के बिना खाना बनता था। इस सोचना भी कितना अजीब है। हाँ, बिल्कुल। और नूडल्स की कहानी भी ऐसी ही है। माना जाता है कि वो चीन से पश्चिम की तरफ गए और इटली पहुंचकर स्पैगेटी बन गए। अरे वाह! लेकिन इस लेन देन का एक स्याह पहलू भी है। आलू को ही लीजिए। आलू। हाँ, जब आलू यूरोप पहुंचा तो वहां के गरीबों की जिंदगी बदल गई। उन्हें सस्ता और पौष्टिक खाना मिल गया। लेकिन इसी पर निर्भरता जानलेवा साबित हुई। कैसे? 1840 के दशक में जब आयरलैंड में आलू की फसल एक बीमारी से बर्बाद हो गई तो वहां लाखों लोग भूखमरी से मर गए। इसे आयरिश पोटैटो फेमाइन कहते हैं। अरे, सिर्फ आलू की फसल खराब होने से? ये तो एक बड़ी सीख है कि किसी एक चीज पर हद से ज्यादा निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। सही कहा। और ये लेन देन सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं था। सोर्स बताता है कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय खोजकर्ता अमेरिका पहुंचे तो उनकी जीत सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं हुई। सही कहा। उनकी असली ताकत तो वो कीटाणु थे जो वे अपने साथ ले गए थे, खासकर चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के। अच्छा। अमेरिका के लोग हजारों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए थे, इसलिए उनके शरीर में इन बीमारियों से लड़ने की कोई क्षमता, कोई इम्यूनिटी नहीं थी। तो फिर नतीजा ये हुआ कि चेचक ने वहां की पूरी आबादी को खत्म कर दिया। ये एक तरह का अनजाना बायोलॉजिकल वॉरफेयर था जिसने यूरोप की जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये जो बीमारियों और व्यापार का शुरुआती जुड़ाव था वो बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो 19वीं सदी में शुरू हुई होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 19वीं सदी में 3 ताकतें, टेक्नोलॉजी, कैपिटल यानी पूंजी, और लेबर यानी श्रम, एक साथ पूरी दुनिया में फैल गई और इसे हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, अर्थशास्त्री इसे 3 तरह के प्रवाह या फ्लो कहते हैं। 3 तरह के फ्लोज। अच्छा, कौन कौन से? पहला सामान का फ्लो यानी ट्रेड, दूसरा लेबर का फ्लो
मतलब लोगों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। और तीसरा था कैपिटल का फ्लो, यानी निवेश का एक देश से दूसरे देश जाना। इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है ना? हाँ, वहाँ आबादी बढ़ रही थी, शहर फैल रहे थे और खाने की मांग आसमान छू रही थी। इसी बीच कॉर्न लॉ का जिक्र आता है। ये क्या था? सुनने में तो किसी मक्के के कानून जैसा लगता है। हाँ, ये क्लासिक प्रोटेक्शनिज्म था। ब्रिटेन के बड़े जमींदारों ने सरकार पर दबाव डालकर बाहर से आने वाले सस्ते अनाज पर पाबंदी लगवा दी, ताकि देश में सिर्फ उनका उगाया महंगा अनाज ही बिके। बिल्कुल, और वो मालामाल हों। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि शहरों में रहने वाले आम लोगों और नए उद्योगपतियों के लिए खाना बहुत महंगा हो गया। तो यहाँ से एक टकराव शुरू हुआ होगा। हाँ, पुराना जमींदार वर्ग बनाम नया औद्योगिक वर्ग। और आखिरकार नए वर्ग की जीत हुई। जब कॉर्न लॉ हटाए गए तो ब्रिटेन के बाजार दुनिया भर के सस्ते अनाज के लिए खुल गए। जी, इसका असर तो जबरदस्त हुआ होगा। बहुत जबरदस्त। ब्रिटेन की भूख मिटाने के लिए पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े जंगलों को साफ करके खेती शुरू की गई। मतलब एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई। हाँ, इन खेतों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गईं, लोगों को बसाने के लिए नए घर और शहर बनाए गए, और इस सब के लिए पैसा लंदन से आ रहा था। लंदन से आ रहा था। भारत में भी अंग्रेजों ने पंजाब में नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे वहां गेहूं और कपास उगाकर ब्रिटेन भेज सकें। इसने एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जन्म दिया। मतलब स्टीम इंजन और टेलीग्राफ ने वो काम कर दिखाया जो सिल्क रूट के घोड़े और जहाज कभी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने दुनिया की शक्ल बदल दी। पानी के जहाज तेज चलने लगे, रेलवे ने माल ढुलाई सस्ती कर दी। लेकिन सबसे क्रांतिकारी बदलाव वो आया रेफ्रिजरेटेड जहाजों से। अच्छा। इससे पहले यूरोप में मांस खाने के लिए अमेरिका से जिंदा जानवर भेजे जाते थे, जो रास्ते में मर जाते थे, बीमार हो जाते थे। लेकिन अब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही जानवर को काटकर उसका मांस ठंडे जहाजों में यूरोप भेजा जा सकता था। इसका मतलब मांस सस्ता हो गया होगा और ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया होगा। हाँ, और इससे यूरोप के गरीबों की जिंदगी बेहतर हुई। उन्हें अपने खाने में मांस और मक्खन जैसी चीजें शामिल करने का मौका मिला। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, इस विकास का एक अंधेरा पहलू भी था। बिल्कुल, साम्राज्यवाद। 1885 में यूरोप की बड़ी ताकतों ने बर्लिन में एक मीटिंग की, मेज पर अफ्रीका का नक्शा रखा और उस पर सीधी सीधी लाइनें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। हाँ, जैसे कोई केक काट रहा हो। और यहाँ भी बीमारियों ने एक भयानक भूमिका निभाई। रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी का जिक्र है। रिंडरपेस्ट यानी मवेशियों का प्लेग। ये बीमारी अफ्रीका में उन जानवरों से फैली जिन्हें ब्रिटिश सैनिक एशिया से अपने साथ लाए थे, तो ये बाहर से आई। हाँ, ये जंगल की आग की तरह फैली और इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। 90%? हाँ, अफ्रीकी लोगों के लिए उनके मवेशी ही उनकी पूरी दौलत थे। जब वो खत्म हो गए तो उनकी रोजी रोटी छिन गई और वे बागानों और खदानों में मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। तो इस तबाही ने यूरोपियों का कब्जा आसान कर दिया। बहुत आसान कर दिया। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी भारत के गिरमिटिया मजदूरों की भी है। ये कौन लोग थे? गिरमिटिया मजदूर यानी इंडेंचर्ड लेबरर्स। ये वो भारतीय मजदूर थे जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए कैरिबियन द्वीपों, मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका, इन सब जगहों पर ले जाया गया। हाँ, ये एग्रीमेंट ही बिगड़कर गिरमिट बन गया। ये लोग ज्यादातर आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के गरीब इलाकों से थे। और उन्हें झूठे वादे करके ले जाया जाता होगा। बिल्कुल, कि वहां अच्छी जिंदगी मिलेगी, पर असल में उनकी हालत गुलामों जैसी थी। लेकिन सोर्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा और उसे एक नया रूप दिया। जैसे चटनी म्यूजिक का जिक्र है। हाँ, ये कल्चरल सर्वाइवल की कहानी है। त्रिनिदाद में मुहर्रम का जुलूस, जिसे वहां होसे कहा जाने लगा, उसमें हिंदू और दूसरे धर्मों के मजदूर भी शामिल होने लगे। ये एक साझा पहचान बनाने का तरीका था। सोएगा। और चटनी म्यूजिक भी वहीं पैदा हुआ। ये भोजपुरी लोकगीतों और करीबियन धुनों का एक खूबसूरत मिश्रण है। ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक जिंदा इतिहास है। अच्छा, इसी 19वीं सदी में भारत की भूमिका विश्व अर्थव्यवस्था में क्या थी? बेहद जरूरी। भारत ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने माल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। और यहाँ से कच्चा माल जाता था। हाँ, कच्चा माल जैसे कपास और चीन के साथ व्यापार के लिए अफीम। जी, ब्रिटेन का भारत के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता था। मतलब ब्रिटेन भारत को जितना माल बेचता था, उसकी कीमत भारत से खरीदे गए माल से कहीं ज्यादा होती थी। तो इस मुनाफे का ब्रिटेन क्या करता था? इस मुनाफे का इस्तेमाल ब्रिटेन 2 कामों के लिए करता था।
पहला, दूसरे देशों के साथ जो उसका व्यापार घाटा होता था उसकी भरपाई करता था, और दूसरा, होम चार्जेस? हाँ, तथाकथित होम चार्जेस चुकाता था। इसमें भारत में काम करे ब्रिटिश अफसरों की तनख्वाह, उनकी पेंशन, ये सब शामिल था। यानी भारत की कमाई से ही ब्रिटेन अपने खर्चे चला रहा था और अमीर हो रहा था। तो 19वीं सदी की ये जो ग्लोबल व्यवस्था थी, ये पहले विश्व युद्ध के साथ बिखर गई। हाँ, युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। पहला विश्व युद्ध 1914-18 एक बिल्कुल नई तरह का औद्योगिक युद्ध था। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, इसने न सिर्फ लाखों जानें ली बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। और ब्रिटेन की बादशाहत खत्म हो गई। हाँ, युद्ध के बाद ब्रिटेन जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था वो कर्ज में डूब गया, और अमेरिका जो अब तक कर्जदार था वो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन गया। युद्ध के बाद तो शांति आनी चाहिए थी, लेकिन आर्थिक मुश्किलें बनी रहीं, खासकर खेती किसानी में। हाँ, युद्ध के दौरान यूरोप में खेती चौपट हो गई थी, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उत्पादन बहुत बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, यूरोप में खेती फिर से शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि बाजार में गेहूं की बाढ़ आ गई, कीमतें धड़ाम से गिर गईं और दुनिया भर के किसान बर्बादी और कर्ज के जाल में फंस गए। लेकिन इसी दौर में अमेरिका में एक नई क्रांति हो रही थी, मास प्रोडक्शन की। हाँ, हेनरी फोर्ड। उनकी असेंबली लाइन। बिल्कुल, हेनरी फोर्ड ने अपनी कार फैक्ट्री में असेंबली लाइन का तरीका अपनाया। कन्वेयर बेल्ट पर गाड़ियां आगे बढ़ती थीं और हर मजदूर एक ही काम बार बार करता था। इससे काम बहुत तेजी से होने लगा। हाँ, हर 3 मिनट में एक टी मॉडल कार तैयार हो जाती थी। इससे कारें इतनी सस्ती हो गई कि फोर्ड के मजदूर भी उन्हें खरीद सकते थे। ये एक बड़ी क्रांति थी। पर यह तेजी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1929 में महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन ने दस्तक दी। हाँ, और इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसके 2 बड़े कारण थे। एक तो कृषि में मंदी। हाँ, वो पहले से ही थी। और दूसरा, कई देशों ने अमेरिकी कर्ज पर बहुत ज्यादा निवेश कर रखा था। जैसे ही अमेरिका में संकट के संकेत मिले, वहां के बैंकों ने बाहर कर्ज देना बंद कर दिया। और इस एक झटके ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हाँ, यूरोप के कई बैंक डूब गए और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इस महामंदी का भारत पर क्या असर हुआ? भारत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा, खासकर गांवों पर। भारत उस वक्त कृषि उत्पादों का निर्यातक था। तो निर्यात ठप हो गया होगा। बिल्कुल, जूट, गेहूं, कपास की कीमतें जमीन पर आ गईं। भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगभग आधा रह गया। बंगाल के जूट उगाने वाले किसान सबसे ज्यादा बर्बाद हुए। तो क्या इसी ग्रामीण असंतोष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और हवा दी? निश्चित रूप से। ग्रामीण भारत में जबरदस्त गुस्सा था, और इसी माहौल में 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और शहरों में इसका असर कैसा था? शहरों में थोड़ा अलग था। जिन लोगों की पक्की आमदनी थी, जैसे जमींदार या नौकरी पेशा लोग, उनकी हालत तो सुधर गई, क्योंकि चीजों की कीमतें गिर जाने से उनकी खरीदने की ताकत बढ़ गई थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी था। इसके बाद दुनिया के नेताओं ने सोचा होगा कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबक सीखा गया कि एक अस्थिर अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे सकती है। और एक स्थिर व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई। जी, इसी सोच के साथ जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। और यहीं से IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ। सही, जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। इनका काम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का काम था सदस्य देशों के व्यापार घाटे और अधिशेष पर नजर रखना, ताकि दुनिया की करेंसी स्थिर रहे। और विश्व बैंक का काम था युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसा देना। और ये पूरी व्यवस्था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर आधारित थी। हाँ, इसमें दुनिया भर की मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से एक तय दर पर जोड़ दिया गया, और डॉलर खुद सोने से जुड़ा हुआ था। इस सिस्टम ने पश्चिमी देशों में तो जबरदस्त तरक्की का दौर शुरू कर दिया, लेकिन उन देशों का क्या जो अभी अभी उपनिवेशवाद से आजाद हो रहे थे, जैसे भारत? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब एशिया और अफ्रीका के देश आजाद हुए तो वे गरीबी और संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहे थे। और IMF और वर्ल्ड बैंक पर तो पश्चिमी ताकतों का दबदबा था। बिल्कुल, वे इन नए आजाद हुए देशों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसीलिए इन विकासशील देशों ने एकजुट होकर G77 नाम का एक समूह बनाया। और उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO की मांग की। इसका क्या मतलब था? NIEO का मतलब था एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सही मायनों में कंट्रोल मिले, अपने कच्चे माल के लिए बेहतर दाम मिले, और विकसित देशों के बाजारों में अपना सामान बेचने के लिए बेहतर पहुंच हासिल हो।
वे सिर्फ मदद नहीं, बराबरी का हक मांग रहे थे। लेकिन 1970s का दशक आते आते ये ब्रेटन वुड सिस्टम भी ढह गया। हाँ, अमेरिका अब सोने के बदले डॉलर देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा था। फिक्स्ड रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। और इसी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक और बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ था मल्टीनेशनल कंपनियों यानी MNCs का उदय। अच्छा। हाँ, 70 के दशक के बाद से पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन चीन जैसे कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और इससे चीन की अर्थव्यवस्था तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। हाँ, लेकिन इससे दुनिया का आर्थिक नक्शा ही बदल गया। आज हम जो टीवी, मोबाइल फोन या खिलौने इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर मेड इन चाइना होते हैं। ये उसी बदलाव का नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ग्लोबलाइजेशन कोई आज की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हजारों साल लंबा सफर है जिसके कई पड़ाव रहे हैं, सिल्क रूट से लेकर आज की MNCs तक। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे व्यापार, टेक्नोलॉजी, विचारों और राजनीति ने मिलकर हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज जी रहे हैं। और इस सफर के कुछ नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं तो कुछ बेहद दर्दनाक भी। इसने तरक्की भी दी है और भयानक असमानता भी पैदा की है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हाँ, एक विचारणीय प्रश्न। वैश्विक जुड़ाव से पैदा हुए आर्थिक संकटों, महामारियों और असमानताओं के लंबे इतिहास को देखते हुए आज की इस हाइपर ग्लोबलाइज्ड दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए हम अतीत से क्या सबक सीख सकते हैं? इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अगर आप ऐसी ही जानकारी से भरी बातचीत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.